लो इम्यूनिटी व अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर पेशेंट में आर्थो रिलेटेड डिसीज बढ़ रहे। अवेस्कुलर नेक्रोसिस में बोन डेथ होती है। अल्कोहल का सेवन करने वाले लोगों में नेक्रोसिस की समस्या आती है। हिप डिस्लोकेट होने से भी अवेस्कुलर नेक्रोसिस की समस्या आती है। व्यायाम की कमी के चलते महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आ रही है। यंग पेशेंट जिन्होंने स्टेरॉइड लिया है उन्हें भी एंड आर्टरी बंद होने से अवेस्कुलर नेक्रोसिस बढ़ा है। कुल्हे की हड्डी का बेरिंग घस जाता है। हड्डी के खून का दौर होकर हड्डी डेड होना। हड्डियों को खून का प्रेशर न मिलने से डिकम्प्रेशर होता है। हमारे साथ है ऐसे ही कई बीमारियों को लेकर और उसके उपाय संबंधी जानकारी देने के लिए सुप्रसिद्ध डॉक्टर विलास ढगे, जो कि एक प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन है और वर्धा जैसे शहर में अपने चिकित्सा से कई मरीजों का इलाज किया है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर विलास ढगे से। ढगे हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विलास ढगे, आप सर ऑर्थोपेडिक सर्जन हो। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा गया कि काफी जो यंगस्टर्स है उसमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस के प्रॉब्लम काफी आ रहे हैं, ऑर्थो रिलेटेड डिजीज बढ़ रहे हैं। इस संदर्भ में आपका क्या आकलन है, क्या एनालिसिस है, उस बारे में बताइए। एवियन यानी अवेस्कुलर नेक्रोसिस, जहाँ पे नेक्रोसिस यानी डेथ ऑफ बोन, उसके कई रीजन है, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन या कोई रिलेटेड दूसरा ट्रॉमा रहता है, उसके वजह से वो बॉल का जो रहता है वो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से बोन का डेथ हो जाता है, उसको अवेस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। ये भी देखा गया कि जो फाइब्रोसिस की वजह से भी देखा गया है कि जो ब्लड वेन्स है उसमें रक्त प्रवाह में ब्लॉकेड आ जाता है, उसके जो वजह से वेरिकेंस वेन्स के भी प्रॉब्लम काफी बढ़ गया है। तो इस संदर्भ में थोड़ा जानकारी दीजिए, ये किस तरह की डिजीज होती है और इसके पर्टिकुलरली जो विक्टिम्स है किस प्रकार के होते हैं, उस बारे में बताइए। अवेस्कुलर नेक्रोसिस जनरली रिलेटेड टू हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स, उसकी वजह से होते हैं, या एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, ये भी एक रीजन है। और जनरली एज ग्रुप 20 to 50 में कॉमन पाया जाता है। और इसके सिम्टम्स कई पेन इन जॉइंट्स रहते हैं, मेनली हिप जॉइंट इन्वॉल्व होता है। यहाँ स्कैपॉइड बोन जैसे हाथ में वगैरह जो स्कैपॉइड रहता है वहाँ पे भी ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से कुछ मार लगता है, तो उसका अवेस्कुलर नेक्रोसिस होके वो भी बोन डेथ हो जाता है। और कई सारे कॉजेज भी रहते हैं इसमें, जैसे कोई ट्रॉमा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट की वजह से जैसे हिप डिस्लोकेट होता है तो उसकी वजह से भी उसका ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हेड ऑफ द फिंगर जिसको बोलते हैं वो डेड होने के कारण अवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है। दूसरा रीजन है कि जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होने का रीजन है, जैसे फैट डिपोजिशन होता है वेसल्स में, वो भी एक रीजन है। और सर्टन डिसीजेस रहता है, जैसे कई कम्युनिटीज में सिकल सेल डिसीज रहता है, सिकल सेल डिसीज में भी ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से पर्टिकुलर हिप जॉइंट में इन्वॉल्व होता है, वो अवेस्कुलर नेक्रोसिस वो हेड का होने की वजह से बोन डेड हो जाता है। और बाकी के रीजंस है कि लगभग 25% जो उसका अननोन रीजन रहता है, उसका कुछ कारण नहीं रहता है होने का, ये एक अवेस्कुलर नेक्रोसिस है। सर ये भी देखा कि आमतौर पे जो यंगस्टर्स है जो प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो स्टेरॉइड्स और मर्क्यूरी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ये तो इस तरह के कॉजेज आ रहे हैं, तो ये तो चिंता का विषय है। आप बताइए कि इसे रोकथाम के लिए किस तरह से यंगस्टर्स को आप ये दे सकते परामर्श उस बारे में। हाँ, प्रोटीन से लेना तो जिम वाले जनरली प्रोटीन सोडा लेते हैं, लेकिन जो स्टेरॉइड है मेन रीजन अवेस्कुलर नेक्रोसिस का हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड, उसके वजह से काफी वेसल्स में ब्लॉकेज आता है और वही एक रीजन है अवेस्कुलर नेक्रोसिस होने का। और बाकी तो जैसे मैंने बाकी रीजन तो है ही जो बताया है कि अल्कोहल कंजम्पशन और बाकी के मेडिकल डिसीज है वो भी रिलेटेड है। यंगस्टर को मुझे यही कहना है कि आप प्रोटीन डाइट ले लीजिए, लेकिन जैसे स्टेरॉइड इंटेक है वो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, वही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से ये डिसीज होता है। सर जॉइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता न गिरे, इसकी वजह से जो हिप सेविंग सर्जरी जो है वो भी आप लोग परफॉर्म करते हो। हाँ, थोड़ा उस बारे में आप जानकारी। जैसे स्टेजेस रहता है डिसीज का, जनरली 4 स्टेज रहता है ये डिसीज का। तो पहले स्टेज में जैसे एक्सरे में तो कुछ दिखता नहीं है फर्स्ट स्टेज में, उसके लिए फर्स्ट जैसे पेन रहा है कुछ जॉइंट में तो एमआरआई करना जरूरी रहता। उस स्टेज में अपने को एमआरआई में फर्स्ट स्टेज पता चलता है। फर्स्ट स्टेज में अपन प्रिजर्वेटिव
कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे ऑपरेट कर सकते हैं लेकिन बोन रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं रहती, उसको कोर डिकम्प्रेशन बोलते हैं। जनरली नेक पार्ट में ड्रिलिंग करना पड़ता है। ड्रिलिंग करने के बाद जरूरत पड़ी तो कभी कभी फिबुला ग्राफ्ट जैसे पैर का एक बोन निकाल के जहां पे अपने ड्रिलिंग किया उसमें वहां पे इंसर्ट करते हैं। उसकी वजह से हो सकता है कि हेयर कमजोर हो सकता है, चांसेस 50-50 रहता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। और बाकी के स्टेज में सेकंड स्टेज जो रहता है जनरली अपने को एक्सरे में भी क्लियर दिख जाता है कि थोड़ा सा चेंजेस है और उसमें कोलैप्स नहीं रहता है। और थर्ड स्टेज में साइंस ऑफ कोलैप्स, यानी हेड जैसे ही खराब होता है तो उसकी हाइट छोटी हो जाती है। और स्टेज 4 है जो कोलैप्स ऑन एक्सरे भी दिखता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है, जैसे कार्टिलेज डैमेज भी होता है। वो जैसे 4 प्रकार के स्टेजेस है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अलग अलग है। सिर्फ अपन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फर्स्ट स्टेज में कर सकते हैं, बाकी स्टेज में जनरली अपने को हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। सर ये देखा कि जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है इसमें देखा गया कि खर्चा काफी आता है, ऐसे लोगों का ऐसा ये है कहना है, मतलब इम्पोर्टेड उसमें ये पार्ट्स लगते हैं। तो आप बताइए, तो ये एक्चुअली कैसे इंडिजिनियस रहते हैं, किस तरफ टाइप के ये रहते हैं पार्ट्स उसके? हाँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट के अलग से कस्टमाइज जॉइंट्स आते हैं, अलग अलग कंपनी के आते हैं, उसके हिसाब से रेट्स आते हैं। नॉर्मल जॉइंट्स, फॉरेन जॉइंट्स, नॉर्मल जॉइंट्स में जनरली 80,000 तक खर्चा आता है और बाकी का जो इम्पोर्टेंट जॉइंट्स है टोटल पकड़ के डिपेंडिंग ऑन 120, 1 लाख ऐसा अलग अलग कॉस्टली तो रहता ही है। जहाँ तक बात की जाए वर्क कल्चर के, काफी यंगस्टर्स है जो वाटर इनटेक तो कम है और लैक ऑफ एक्सरसाइज, और सेकंड थिंग सनरेज को उनका एक्सपोज नहीं होने की वजह से भी हड्डी में कमजोरी आ जाती है कि नहीं? तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम भी काफी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या आपका एक परामर्श रहेगा? नहीं, वो सन के कांटेक्ट में काम आने की वजह से जनरली विटामिन डी डिफिशियंसी होता है, उसकी वजह से कैल्शियम कम होते हैं। तो जैसे अभी तो ये 2 साल के इसमें जनरली कोविड जो भी चल रहा है उसकी वजह से बाहर लोग जाना पसंद नहीं करते थे, उसकी वजह से भी काफी विटामिन डिफिशियंसी या बोन मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे एक्सरसाइज नहीं होता है, एक्सरसाइज जैसे करेंगे वैसा आपका हड्डी का मजबूत हो जाएंगे और कैल्शियम बढ़ेगा, वही एक है। अब जब बात की जाए महिला की तो देखा गया कि उसमें ऑस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम काफी बढ़ रहे हैं एक पर्टिकुलर एज के बाद। इवन स्लिप डिस्क है, फ्रोजन शोल्डर है, इस तरह के सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स, स्पाइन के प्रॉब्लम, ये भी काफी आम बात हो गई है। तो इसे रोकथाम करने के लिए किस तरह का उन्होंने उपाय योजना करना चाहिए? ऐसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस इन दिनों अभी कॉमन चीजें हो गई, क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज, मैंने लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से बाकी दिक्कतें आती है। और जनरली कोई भी काम करते हैं तो बेंड होते हैं, अपन कुछ वेट उठाते हैं, तो प्रिकॉशनरी जो भी काफी चीजें उसमें बताने लायक कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो जैसे भी है, योगा इज द बेस्ट, योगा कीजिए और जो भी बैक एक्सरसाइज है, नेक एक्सरसाइज है, रेगुलर फॉलो कीजिए। और मिनिमम 30 मिनट्स वॉकिंग, मॉर्निंग वॉकिंग इज वेरी इसेंशियल। ये भी देखा कि अभी कोल्ड का जो सीजन चल रहा है इसमें आर्थराइटिस के प्रॉब्लम काफी बढ़ रहे हैं, साइटिका के प्रॉब्लम भी काफी बढ़ रहे हैं। तो किस तरह का प्रिकॉशंस मेजर रखना चाहिए? साइटिका के प्रॉब्लम बढ़ रही है, अभी कोल्ड का जो सीजन चल रहा है, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम काफी बढ़ रहे हैं। तो किस तरह के प्रिकॉशंस मेजर्स को अडॉप्ट करना चाहिए? प्रिकॉशंस यानी जनरली फिजियोथेरेपी, व्यायाम, एक्सरसाइज वही है, उसके वजह से काफी अपन जो भी पेन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। साइटिका प्रॉब्लम आप जो बोल रहे हैं जनरली वो रिलेटेड टू लोअर बैक पेन, जहाँ पे साइटिका नाम की एक नस रहती है, जैसे भी कुछ मूवमेंट्स होती है बॉडी की या कुछ ज्यादा बेंड होते हैं तो वहाँ पे साइटिका जो नर्व रहती है वो कंप्रेस होती है और पूरा रेडिएटिंग पेन रहता है पैर में। उसके लिए जनरली आप बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आप अवॉइड कर सकते हैं। और डेली जनरली ग्रीन वेजिटेबल्स या कैल्शियम युक्त जो भी खाना रहता है वो आप खाएंगे तो उससे काफी कम हो जाता है। काफी लोग देखा कि छोटा भी पेन हुआ तो पेन किलर्स टैबलेट्स ज्यादा लेते हैं, उसका इम्पैक्ट तो किडनी पे तो होता ही ऑलरेडी, उसका इम्पैक्ट क्या हड्डियों पे भी होता है क्या, जो बोन डेथ की जो प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं? नहीं, जनरली पेन किलर तो अवॉइड ही करना ही चाहिए, ठीक है, 10-15 दिन पेन किलर वगैरह सफिशिएंट है। लेकिन कभी कभी पेशेंट अपने आप ही, जैसे एक बार प्रिस्क्रिप्शन दे दिया डॉक्टर ने
5 दिन का, तो अपने आप ही वो फार्मेसी में जाते हैं और वो पेन किलर ले लेते हैं। वो टोटली अवॉइड करना चाहिए। विदर्भ और देश भर के दर्शक आपको देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जो ढंगिया हॉस्पिटल है पर्टिकुलरली, इसमें किस तरह की स्पेशलिटी, किस तरह का आर्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी उपलब्ध है पेशेंट्स के लिए, क्या इम्यूनिटीज है, उस बारे में बताइए। ढंगिया हॉस्पिटल में जनरली ट्रॉमा केयर सेंटर है। जनरली जो भी रिलेटेड ट्रॉमा है यहाँ पे ऑपरेट होते हैं, ओपीडी बेसिस है, एक्सरे फैसिलिटीज है, सीएम फैसिलिटीज है, और कोई भी ट्रॉमा सर्जरी यहाँ पे होती है। जैसे हिप रिप्लेसमेंट भी होती है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, और बाकी सिर्फ सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी यहाँ पे नहीं होती है, बाकी सब होता है। ऐसे पेशेंट जो काफी दूर रहते हैं, जो आपके हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, तो उसके लिए किस तरह का आपसे संपर्क कर सकते हैं? ऑनलाइन कंसल्टेशन का तो अभी तक यहाँ पे शुरू नहीं किया है। जस्ट ओपीडी बेसिस जो भी पेशेंट आते हैं बाहर गांव से, यहाँ पे आने के बाद ही हम जनरली करते हैं, क्योंकि पेशेंट को जब तक एग्जामिन नहीं करेंगे तब तक प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगा। इसकी वजह से हम ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं करते हैं। अंत में आप जो पेशेंट है, उन्होंने अपने जो हड्डी रिलेटेड जो भी डिजीज अभी काफी बढ़ रही है, तो किस तरह का इन लोगों ने अपना प्रिकॉशंस मेजर्स को अडॉप्ट करना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए? जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल चल रही है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होना चाहिए, स्पेशली बोन्स के रिलेटेड, उस बारे में आप थोड़ा एक मैसेज दीजिए। जनरली बोन रिलेटेड डिसीज जो है, ओवर बर्डन, ओवर वर्क अवॉइड करना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जैसे मॉर्निंग वॉक वेरी इसेंशियल, 30 मिनट्स वॉक वेरी इसेंशियल। आप जैसे भी कुछ भी रहे तो जस्ट सन में आप आधा घंटा 1 घंटा तभी घूमिए, तो उसकी वजह से विटामिन डी काफी मात्रा में आपको आ जाएगा। और विटामिन डी इज वेरी इसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्सॉर्प्शन। कैल्शियम आपका बॉडी का अच्छा रहेगा तो बाकी के बोन्स अच्छे रहेंगे। और सबसे बढ़िया वॉक, या आप साइकिलिंग करते हैं तो साइकिलिंग कर सकते हैं, जिम में भी जा सकते हैं, लेकिन जिम स्टेशनरी हो गया, जैसे वो बंद कमरे में हो गया। जैसे आप ओपन एयर में जितना आप एक्सरसाइज करेंगे वो सबसे अच्छा है।